बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम काविश के साथ मैं मौका मेज़बान इमरान नकवी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता 70 साल से हिंदुस्तान जो है मुसलसल मौजूदा कश्मीर में दहशतगर्दी कायम किए हुए है। और यही वजह है कि आज भी हमारी माएँ-बहनें जो हैं वहाँ उनके उनके साथ इस्मत दराज़ी की जाती है। इसके साथ-साथ बुज़ुर्गों को निशाना बनाया जाता है और हमारे जो नौजवान हैं, उन्हें जो है दहशतगर्द जो है डिक्लेयर करके उन्हें शहीद किया जा रहा है। मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि बहुत सारी ज़्यादतियाँ मुसलसल गुज़श्ता 70 साल से जो है की जा रही हैं, जिसकी वजह से आज भी जो है लॉकडाउन से पहले से मुसलसल लॉकडाउन का शिकार हैं बेचारे कश्मीरी लोग। और एक चढ़ाई जो है जिस तरह से चढ़ाई की जा रही है और मुसलसल फौज जो है वहाँ दस दस दराजी कर रही है, वो ज़ाहिर है काबिले जो है मज़म्मत है। और जब भी हमने ये देखा, जब भी मुश्किलात आई और अगर चाइना ने हिंदुस्तान पे हमला किया है और 20 लोगों को उनके मार दिया है, 20 फौजियों को मार दिया है, तो उसका भी गुस्सा हमें जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमें देखने में आता है कि वहाँ पे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। और वहाँ से जो भी और यहाँ पे हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर मुसलसल गोलाबारी की जा रही है। ये बड़ा अफ़सोसनाक बात है, जो क्योंकि अगर आपको चाइना मतलब सबक सिखा रहा है और चाइना आप पे हमला कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे पाकिस्तान की सरहदों पे, आज़ाद कश्मीर पे जो है वो हमले करें, जो कि काबिले मज़म्मत है। ये चीज़ें जारी हैं। तो तीसरी तरफ नेपाल पे, जो नेपाल आपके साथ कर रहा है, उसमें आपका पाकिस्तान का क्या किरदार है? आप फिर भी पाकिस्तान पे ये चीज़ें कर रहे हैं और मुसलसल दराजी कर रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे घरों को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो कि काबिल मजम्मत है। आज इसी हवाले से, क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं जानों के नजराने दे चुके हैं और आज भी बहुत सारे मुश्किलात में लोग हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा खास तौर पे मीडिया के हवाले से कि जब भी पाकिस्तान से अगर एक कबूतर भी आ जाए, तो उस कबूतर के बारे में बहुत ज्यादा मीडिया कैंपेन चलती थी और उस कबूतर को एज ए दुश्मन तस्वुर किया जाता था। और हम हैरान हैं इस बात पे कि 20 फौजी मरने के बाद भी आप चाइना के सामने खड़े नहीं हो पा रहे और आपके जो फौजी हैं उन्हें मुसलसल वो मार रहा है। आप ये देखिए कि मतलब हमारे लिए मीडिया कुछ और है और हिंदुस्तानी मीडिया, और वहां के लिए जो मतलब वहां का मतलब चाइना के लिए ऐसा मीडिया मैंने देखा नहीं कि वो मीडिया चाइना के हवाले से मतलब वो चाह रहा है कि वो किसी तरीके से उनके पांव पकड़ ले। बड़ा हैरानगी की बात है, बड़ा अजीब माहौल है। तो इस हवाले से आज हम, क्योंकि हमें अपने जो जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो अवाम है, जो नियत अवाम है, उनके हक में बात करनी है। उन्हीं के हवाले से आज का ये प्रोग्राम है काबिश। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में जो है शिरकत फरमाने जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के बानी और जो है जनाब प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से मोहतरमा नसीम वानी साहिबा जो कि एमएलए हैं, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है मेरे साथ वहां से। और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जनाब इश्तियाक हमीद साहब पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और ये वो तमाम की तमाम शख्सियात आज जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। खास तौर पे जो है मोहतरमा नसीम वानी साहिबा जो कि एमएलए हैं आज़ाद कश्मीर से, वो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में रह चुकी हैं। और इश्तियाक हमीद साहब जो है वो भी मौजूदा कश्मीर में रह चुके हैं, वहाँ की जिंदगी देख चुके हैं, वहाँ पे देख चुके हैं कि कितनी मुश्किलात हैं। और खास तौर पे प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब भी जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के हवाले से बरतानिया में रहते हैं, लेकिन वहाँ के इनके भी घरों को मुसलसल निशाना बनाया जाता है, इनकी फैमिलीज को निशाना बनाया जाता है मकबूजा कश्मीर के अंदर। जरा इस पे थोड़ी सी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो है मैं जो है मोहतरमा नसीम वानी साहिबा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो है ज़ाहिर है एमएलए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अभी जो हालात हैं जो इस वक्त जो है लद्दाख के हवाले से जिस तरह से मारा गया है वहां पे इंडियन फौजियों को, तो आपको इसको किस तरह से देखती है?
बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आप लोगों ने बुलाया और बात करने का मौका दिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, लद्दाख टेरिटरी में इंडियन और चाइनीज़ का जो कन्फ्रंटेशन है उसकी किस तरीके से हम देख रहे हैं। एज अ कश्मीरी आपको पता है कि हमें पता है कि लद्दाख इज़ पार्ट ऑफ कश्मीर, और अकॉर्डिंग टू जी यूएन रेजोल्यूशन वो इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मकबूजा कश्मीर, ये सारी यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इनका डिसीजन जी कोई एक कंट्री अपने तौर पे इंडिविजुअली दे नहीं सकता, हर कोई पाबंद था यूएन रेजोल्यूशन के। लेकिन आपने जी देखा होगा कि 35A को जो हम्म, एब्रोगेट करने के बाद इंडियन हम्म, गवर्नमेंट ने, मोदी की गवर्नमेंट ने एक तरफा डिसीजन लिया। यानी उन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको अक्सर नजरअंदाज करते हुए उसको अपनी टेरिटरी डिक्लेयर करने की कोशिश की। सिमिलरली लद्दाख भी जो है पार्ट ऑफ कश्मीर है, और एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको भी जो है अपना पार्ट बनाने की उन्होंने डिक्लेयर कर लिया, बल्कि बनाने की कोशिश किया बल्कि डिक्लेयर कर लिया। एट द अदर हैंड इसका एक फरीक चाइना भी है, पाकिस्तान हम्म, पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है और चाइना भी है। अब तक तो हम्म, यूएन रेजोल्यूशन को देखते हुए चाइना ने अपने जो है अपने आप को पाबंद समझा था यूएन रेजोल्यूशन के, तो वो इस सिलसिले में आगे एग्रीवेट नहीं कर रहा था, आगे पेशकदमी नहीं कर रहा था, क्योंकि इंडिया जी ने बजाते खुद इसको वायलेट किया और तमाम रेजोल्यूशंस को जो बायलेटरल थे और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को उनको नजरअंदाज करते तमाम को एकदम डिमोलिश करके एक तरफा डिसीजन लिया। तो लिहाजा चाइना भी अब पाबंद नहीं रहा यूएन रेजोल्यूशन के तहत कि वो अपने आप को होल्ड करता। इसी चूंकि वो एक सेंसिटिव एरिया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, जो लद्दाख में चाइना और इंडियन बॉर्डर को लेके जो डिस्प्यूट है उसको देखते हुए चाइना ने पेशकदमी की। जैसा कि अपनी इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि वैसे तो पाकिस्तान के साथ जरा भी बात हो तो उनका मीडिया, उनके जो फौजी जो प्रेजेंट फौजी है या एक्स फौजी है, जिस तरीके से वो गिदड़ बपकियां देते हैं, तो इसका अपोजिट हम जी देखते हैं लद्दाख में। बलवान के एरिया जी उनका इनके हाथ से चला गया, लेकिन इसके बावजूद ना ही तो मोदी के मुंह से, ना ही उनके फौज के मुंह से, ना उनकी मीडिया कुछ उस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है जब जैसा कि वो पाकिस्तान के बारे में दिखाते हैं। उसकी रीजन ये है, उनको जी पता है कि चाइना के मुकाबले में उनकी फौज इतनी मजबूत नहीं है, और वो सबक उन्होंने अभी बलवान के एरिया में देख लिया। आपने देखा किस तरीके से खुद इंडियन मीडिया ने तस्लीम किया कि उनके 20 फौजीज की डेथ हुई है, जी 20 फौजी उनके मारे, उनकी डेड बॉडीज थे। दूसरी तरफ वो तो क्लेम करते हैं कि उन्होंने भी सिमिलर अटैक किया है और चाइना के फौजी मारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, आप बीबीसी को देख लें, सीएनएन को देख लें, अल जजीरा को देखें, तो वहां पे आपको कोई नहीं मिलता कि इंडिया ने चाइना की कोई कैजुअलिटी की है, कोई फौजी मारे हैं। तो ताकत एक बहुत बड़ी हकीकत है, और यहाँ पे साबित हो गया कि जहाँ पे अपने से ज्यादा ताकतवर को देखा जाए, वहां इंडिया जो है उसका उसकी तोती जो है ना उड़ने लगती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। जो कि पाकिस्तान के सिलसिले में उनका एक फोबिया है, एक माइंड सेट है, और एक शुरू से उन्होंने मीडिया ने एक मीडिया वॉर जो है ना शुरू किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कोई भी जरा सी भी बात हो जाए तो वो एक ब्रेन वॉश किया गया अपने पब्लिक को, तो वो उठ खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया के बाजू में, इंडिया में वो दम खम नहीं है कि वो किसी भी जारियत का डट के मुकाबला कर सके, जो कि आपने अच्छा मैं यहाँ पे लद्दाख में ये देख लिया। ये ये पूछना चाहूंगा कि ये जो लद्दाख का वाक़या है उसके फौरन बाद हमने देखा कि ज़्यादा गोलीबारी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे की जा रही है। ज़ाहिर है आप आज़ाद कश्मीर से हैं, तो आप क्या देखती हैं कि इसमें बौखलाहट दिखाई दे रही है आपको हिंदुस्तान की, जिसकी वजह से वो आज़ाद कश्मीर पे निहत्थे लोगों पर गोलाबारी कर रहा है? जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जब से इनका लद्दाख का जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इन्होंने मुसलसल हमारे आजाद कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज में हमारे जो बेचारे वहां पे जो हमारे निहत्थे लोग रहते हैं, वो मासूम लोग रहते हैं जो उसी एरिया के हैं, उन पे जो है वो जी हाँ। गोलाबारी करते हैं।
दूसरी तरफ आपको पता है कि हमारी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान खुल के उस तरीके से गोलाबारी नहीं कर सकते, क्योंकि उस पार जो लोग रहते हैं वो भी कश्मीरी है, वो भी हमारे अपने लोग हैं। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए अक्सर जो है इंडिया एग्रेशन करता है। मकसद उसका यही होता है कि जो एक्चुअल इशू है वहां उस तरफ से अपने लोगों का ध्यान हटाए। वो किसी और को तो खुश नहीं कर सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता, अपने आप को अलबत्ता बेवकूफ बनाते हैं, अपने आवाम को बेवकूफ बताते हैं, तो जो हटा के एक्चुअल जो इशू है उससे हटा के वो पाकिस्तान की जो है बॉर्डरों पे हमारे निहत्ते लोगों पे गोलाबारी करते हैं। तो ये तो इनकी शुरू से ये आदत है। इसके अलावा और कुछ नहीं सिवाय ये कि वो अपनी तवज्जो हटा सकें अपने एक्चुअल इश्यूज। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप प्रोफेसर शाहिद इकबाल साहब, आप जाहिर है आपने एक मूवमेंट चलाई ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और यकीन तौर पे आपके घरों को भी निशाना बनाया जाता रहा है आज तक। तो आप ये जो हालात हैं इस वक्त मौजूदा हालात लद्दाख के हवाले से और हिंदुस्तान की दस्त दराजी जो आज़ाद कश्मीर की तरफ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, और मैं अपनी बहन नसीमा वानी साहबा और इश्ताक साहब को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। काफी वक्त के बाद आवाज सुनी उनकी। शुक्रिया आपका। जैसे नसीमा वानी साहबा ने बता दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डबलिंग ना हो, यानी जो चीज उन्होंने बताई उससे हटके मैं बात करूं ताकि सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। लद्दाख का जहां तक ताल्लुक है, ज्योग्राफिकली कश्मीर इज नोन एज 3 टायर स्टेट ना, जम्मू, वैली और लद्दाख। लद्दाख में हिल काउंसिल बनाई इंदिरा गांधी के जमाने में, जो 8 ट्राइब्स हैं अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स, उनको शेड्यूल ट्राइब करार दिया और डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी उस वक्त वहां से बात बोलनी शुरू हुई। प्रोफेसर थोड़ा सा पीछे हटके अगर बात करेंगे तो ये बस यहाँ पे सही। जी बोलिए। ठीक है, तो उस सूरत हाल में उन्होंने शुरू से ही कोशिश की थी कि हम लद्दाख में डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन करें, यानी मुदाखलत करें और उनको मुसलमानों के खिलाफ करें, बुद्धिस्ट को और वो जो दूसरे लोग हैं। और उसके बाद उन्होंने मनाली से 400 किलोमीटर सड़क बनवाई। तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं, ये लद्दाख जाते हैं वया वैली से, तो ये पैसा वहां खर्च करते हैं, इसलिए उन्होंने मनाली से दूसरी पैरेलल सड़क बनाई लद्दाख की तरफ। अब चूंकि लद्दाख में चाइना ने जो एडवांस किया, वो गलवान से भी आगे जो झील पेंगुइन है ना, वहां तक पहुंच गया है। अब जो एट्रोसिटीज है इंडिया मीडिया बता रहा है, कभी इंडियन मीडिया ने सच नहीं बताया कि वो 20 कह रहे हैं। अभी एक उनका टेलीफोन रिकॉर्ड हुआ है, श्रीनगर से एक जर्नलिस्ट है और लद्दाख में एक जर्नलिस्ट है, ये आपस में बात करते हैं। लद्दाखी कहता है 200 से 250 मर रहे हैं, इंडियन मीडिया बता नहीं रहा, वहां पे हिंदुस्तानी फौज। अब कहने का मकसद यह है कि जो सारे सिलसिला इसका जो इस वक्त उसने यूनियन टेरिटरी के हवाले चीज इसको कश्मीर को तकसीम करके सारा कुछ कर दिया, यानी दुनिया को बेवकूफ बनाने की, जैसे नसीमा बहन ने कहा, कोशिश कर रहा है अपने आप को भी, अपनी आवाम को भी बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इंटरनेशनली उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि यूनाइटेड नेशन से लेके पूरी दुनिया इस वक्त उनको लानत भेज रही है। अब चूंकि इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर देम, अमेरिका, ब्रिटानिया वगैरह के लिए इसको मुंह चढ़ के बता नहीं सकते, लेकिन मीडिया और बाकी दुनिया में इस वक्त इंडिया बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। जैसे इंडिया में मुसलमानों को लिंचिंग कर रहे हैं वो, इसी तरह कश्मीर में जो हिंदुता, यानी इंडिया की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है शिवसेना, उसमें एक नहीं है, इस सारी 8 ऑर्गेनाइजेशन मिलके बनती है संघ परिवार। संघ परिवार को ट्रेनिंग मिलती है आर्मी की तरह कि आप माइनॉरिटीज और मुसलमानों को मारें। वही सिलसिला उन्होंने कश्मीर में अब जो पहले कई सालों से जारी था, अब चूंकि जब से 5 अगस्त के बाद लॉकडाउन किया उन्होंने, एब्रोवेशन करके 370 और सारी चीजें करके, अब वहां की जो आर्मी है ट्रेन इंडिया की 10 लाख के करीब बनती है ये। और वो लोग क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल के तहत कैच एंड किल प्रोग्राम, ब्लैकेस्ट लॉज इम्पोज करते हैं। अब जितनी भी ज्यादा दुनिया में एट्रोसिटीज हैं, यानी हिटलर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना मोदी और उसकी आर्मी कर रही है कश्मीर में। और फिर पहले तो नाम निहाद ब्लैकेस्ट लॉज उन्होंने बनवाए थे कि इस लॉ के तहत हम गिरफ्तार कर रहे हैं, इस लॉ के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। 90 से लेके यानी 97 और 98 तक जो मैसेकर्स उन्होंने किए, उसके बाद फिर शुरू हुआ मैसेकर्स। ये किताब है यहाँ पे भरी पड़ी, इतनी बड़ी है, इस पे सिर्फ मैसेकर्स हैं, यानी इतने ज्यादा मैसेकर करके। उसके बाद जो कश्मीर के हाई कोर्ट में हिबियस कॉर्पस केस पड़े हुए हैं, जो मिसिंग पर्संस हैं, 1990 में 8 से 9,000 के करीब थे और आज करीबन 20,000 लोग हैं जो मिसिंग हैं, मिसिंग पर्संस। उसके बाद हाफ विडोज हैं, यानी जिनके हस्बैंड्स, वो औरतें अभी भी बीवियां
इंतजार में हैं रोजाना कि हमारे हस्बैंड आएंगे, वो माएँ अभी भी इंतजार में कि हमारा बेटा वापस आएगा, जिनको अगवा कर लिया गया। पिछले साल ही तकरीबन जब इन्होंने ये शुरू किया ना, 370 खत्म किया, तो 30,000 नौजवानों को उठा के ये ले गए। और उसके बाद क्या करते हैं ये, एक तो जेलों में भरे हुए हैं, लेकिन फेक एनकाउंटर्स जो होते हैं, जाली क्रॉस फायरिंग, उसके तहत कश्मीरी नौजवानों को अगवा करके फिर बॉर्डर पे लेके मारा जाता है। अब पैलेट गन से जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी तादाद रोजाना, यानी उनकी हालत ऐसी खराब हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, इलाज हो नहीं रहा उनका। जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे वो पैलेट गन से जख्मी होकर घरों में पड़े हैं। और फिर सबसे बड़ी यानी वो अपने आप को ये वेस्टर्न भी कहते हैं ना, हम लोग बड़े वो हैं चैंपियन ह्यूमन राइट्स के, ये नहीं सोचते कि इंडिया के साथ ये ट्रेड कर रहा है और इंडिया इस वक्त इतना जुल्म कर रहा है कि वहां पे फूड एंड मेडिसिन नहीं है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस से फूड एंड मेडिसिन तो भेज सकते हैं ना, फूड एंड मेडिसिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से जो एक डेली वेजर है, जो बेचारा काम नहीं इसको उसको मिल रहा, उसके बच्चों में फाका कशी है। बल्कि एक जर्नलिस्ट मुझे उस दिन फोन पे कह रहा था, एक पॉश कॉलोनी में रह रहा था वो, अपनी बिल्डिंग के तीसरे मंजिल में रमजान में, तो कहता है एक बुजुर्ग दरमियानी से उम्र का बंदा आया, उसने डस्टबिन से खुराक निकाली और मैं भागा नीचे कि इसको पकड़ के मैं लाऊं और अपनी खातर तवाजा करूं इसकी, वो शर्म से भाग गया। यानी ये हालत है वहां पे, और उसके बावजूद दुनिया इसके टस से मस नहीं हो रही। जहां तक आजाद कश्मीर का ताल्लुक है, जितने बॉर्डर्स हैं, यानी किला जींगबड़ है अपने आजाद कश्मीर से इस तरफ से लेकर जितने बॉर्डर से, खासकर नीलम वैली का 200 मील मुजफ्फराबाद से केल तक कोई इलाका खाली नहीं। हर आधे किलोमीटर के बाद कभी इंडियन का पोस्ट है, कभी पाकिस्तान का, लेकिन इंडियन आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है, घर तबाह कर रही है, जख्मी कर रही है, वहां की जलन बना चुके हैं जिंदगी। इस सारी सूरत हाल में यह है कि इंटरनेशनली जो है उसको हम कोशिश करें कि उनको उस पर दबाव डाला जाए, और उस तरीके से मतलब है कि इस पे कि मैंने यहाँ पार्लियामेंट की इस मीटिंग में मैं कहता हूँ कि यू आर ट्रेडिंग ब्लड मनी विद इंडिया। जी आप बताएं, सवाल पूछना चाहेंगे? प्रोफेसर मैं जानना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि हम ये देख रहे हैं मुसलसल कि जैसे ही लद्दाख पे होता है तो पाकिस्तानी सरहदों को निशाना बनाया जाता है। मतलब जहां फौज को लड़ना चाहिए, इंडियन फौज को जहां लड़ना चाहिए, जहां 20 लोग उनके मारे जाते हैं, आप वहां नहीं लड़ते बल्कि यहाँ 79 लोगों पे अटैक करते हैं। किस तरह से देखते हैं? यही वजह है कि आज जो हमें बजट में इजाफा करना पड़ता है पाकिस्तानी, वो इनकी वजह से करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। 1962 में जब चाइना चढ़ गया ना इंडिया पे, खूब मार पिटाई हुई, उनकी लाशों के ढेर चढ़े, तो उसने अयूब खान से कहा कि नाउ यू कैन टेक कश्मीर। लेकिन अयूब खान साहब ने क्या कहा, अमेरिका की डिक्टेशन ले ली। अमेरिका ने कहा नो नो, हम आपके कश्मीर का फैसला करेंगे। उन्हें मालूम है 1960 वॉर, अब चाइना की पावर का मालूम है उन्हें, उस वजह से वो उसके मुकाबले में इंडिया इस वक्त लड़ना नहीं चाहता। उसके अंदर की कमजोरियां हैं, कोरोना भी आ गया, बाकी मामलात हैं इंटरनेशनली। लेकिन पाकिस्तान का क्यों, जैसे सीमा बहन ने बताया ना कि बॉर्डर्स पे इधर भी मुसलमान है उधर भी मुसलमान है, वो इधर इस तरह करता है कि लोगों में हरासमेंट हो, डरे, जख्मी हो, शोर उठे, भाई ये क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के खिलाफ उठे, तो इसलिए कर रहा है कि उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान है। तो इंडिया के पोस्टल मैक्सिमम माउंटेन्स के ऊपर हैं, चोटी पे हैं, और उनके अपने घुसपैठिए भी हैं, ऊपर भी हैं, सारे लोग भी हैं। तो इसी वजह से कर रहा है कि लद्दाख का चूंकि एरिया जो है ये चूंकि चाइना से उस तरफ तिब्बत भी है ना, और इधर जो इसकी जितने भी 7 स्टेट्स मिलते हैं मनाली समेत, जितने ना इसके जितने अरुणाचल प्रदेश वगैरह सारे जो चाइना के साथ मिलते हैं, वहाँ चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वहाँ चाइना की चीजें बिकती हैं। अब जनता पार्टी ने किया, बीजेपी ने मुहिम चलाई कि मेड इन चाइना चीजें जो है ना वो हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन वहाँ 7 स्टेट्स ले रहे हैं इंडिया की चीजें, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सारे, वहाँ पे तकरीबन चाइना की मार्केट है। तो चाइना को पीछे करने के लिए शायद हैरानगी की ये बात है कि वहाँ जो सियासी रहनुमा है वो जो चीजें जला रहे हैं वो यूज हुई हुई चीजें जला रहे हैं, कोई नया माल मतलब कंटेनर नहीं जला रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा माल जमा करके जा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हट के जरा करेंगे, थोड़ा सा पीछे आप हो देंगे। जी बोलिए। जी बोलिए। वो तो एक पंजाब में एक सरदार जी ने कहा ना, जो बीजेपी वाले पंजाब में मुहिम चला रहे थे कि मेड इन चाइना हम नहीं लेंगे, फेंको, पुरानी चीजें फेंक रहे थे। उसने कहा तुम ये कारविच ना कीमती चीजें फ्रिज वगैरह भी सुटो ना मेड इन चाइना। उसने कहा नहीं, ये नहीं सुटांगे, ये नहीं फेंकांगे हम। तो वो ये है कि उसकी जी मोबाइल भी नहीं,
बिल्कुल। जी तो उस सूरत हाल में ये है कि हमने देखना ये है कि आंखें खोलनी है इस तरह। जो हमारे वकील हैं, पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर है, बेस कैंप है, गिलगित बल्तिस्तान है, इनको प्रोएक्टिव करें। ये लोग तमाशा देख के कि ठीक है, लोग तो बेचारे लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत से है हमारी गुजारिश कि कम से कम वो कश्मीरी जो वहाँ पे पैलेट गन से जख्मी हैं, विडोज हैं, शहीदों के बच्चे, उनके लिए कॉलोनीज बनाए। उसके लिए हमारे लीडर हैं कश्मीर की तरफ से। नसीमा मानी साहबा से मैं गुजारिश करूंगा कि आजाद कश्मीर जिस तरह बाकी महाजर हैं, कश्मीरी जो इस वक्त इंडिया कोशिश करता है उनको कैश करने की, है ना, गुर्बत में जो बच्चे जिनके भूखे हैं ज़ाहिर है उनसे कुछ ना कुछ इंडिया को कैश करने की कोशिश करेगा। उनके लिए, बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, जख्मियों के लिए एक कॉलोनीज बनाया जाए, आजाद कश्मीर में उनको लाया जाए और वहां से वहां खुराक और मेडिसिन भेजने का सिलसिला पैदा किया जाए। चलें, तो ठीक। मैं एक दफा फिर इश्तियाक हमीद साहब की तरफ जाऊंगा, उनसे बात करूँ मैं, क्योंकि वो ऑल पार्टी के जो है कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनसे बात करता हूँ। मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन नहीं, तो मैं नसीम वाहिनी साहब की तरफ जाता हूँ। नसीम वाहिनी साहब, साहिबा आप बताइए कि जैसे कि प्रोफेसर शायद इकबाल साहब ने बात की है कि वो जो लोग हैं जो शहीदों के बच्चे हैं, उसके हवाले से क्या काम जो है आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट कर रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? असल में डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अपनी पूरी ख्वाहिश है और तमन्ना है, बल्कि उनकी विल है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम की जितनी मदद हो सके वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इशू है, वो ये है समझने की कि आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इट्स नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। हमारी गवर्नमेंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, हम अपनी बॉडी तो रखते हैं, अपना सारा इंतजामिया, अपना सदर वज़ीर आज़म रखते हैं, बट इंटरनेशनली कहीं भी हम रिकॉग्नाइज नहीं एज अ गवर्नमेंट। हमें कहीं भी जाना पड़ता है फोरम में, वो है पाकिस्तान के थ्रू, तभी हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे चाहे वज़ीर आज़म है, हमारा जो सदर है, जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो ऑफिशियल कोई रिसीव नहीं करता। इवन के पार्लियामेंटेरियंस हम लोग जो होते हैं, हमें ऑफिशियली वहाँ की गवर्नमेंट रिसीव नहीं करती। वो जो है सिस्टम नहीं होता जिस तरह की बाकी गवर्नमेंट के जब लोग जाते हैं उनको उस तरीके से ऑफिशियली उनको जो प्रोटोकॉल होता है किया जाता है या उनके साथ जो बातचीत वो नहीं होती। हम इंडिविजुअल लेवल पे, अपनी इंडिविजुअल सतह पे तो जाते हैं और वहाँ पे जो हमारे अपनी कम्युनिटी होती है उनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर की इशू को रेज करते हैं, चाहे इवन के हमारे सदर और वजीर आजम के हद तक। जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट या ऑफिशियली लोग रिकॉग्नाइज करते हैं या उनको जो वेलकम किया जाता है, वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का नहीं है। जहां तक सवाल ये होता है कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए कोई रिलीफ प्रोग्राम करे, तो हमसे ज्यादा किसको ख्वाहिश होगी। लेकिन आपको पता है कि जब इस तरह के रिलीफ फंड का या इस तरह की चीजों का ऐलान होता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट उसको कहती है कि हमें हमारे हवाले करें। अब इंडियन गवर्नमेंट के हवाले करने का या उन उसका हवाले करने का मतलब ये है कि वो कश्मीरी अवाम तक वो रिलीफ कभी भी नहीं पहुंचे। हाँ, अलबत्ता इस बार जो हमारी तरफ आज़ाद कश्मीर की तरफ जब मकबूजा कश्मीर से लोग आते हैं, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर की बहुत सारी पॉलिसीज है जिसमें हमारे मकबूजा कश्मीर के अवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, तो बाकायदा डिक्लेयर पॉलिसी, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, इश्तियाक हमीद साहब को इसमें शामिल करना चाहूंगा। इश्तियाक हमीद साहब की तरफ जाऊंगा। इश्तियाक हमीद साहब, क्योंकि आप मेंबर हैं ऑल पार्टी के कॉन्फ्रेंस के, और बड़ा काम आपने बड़े एक्टिव हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त की सूरत से देखते हैं जिस वक्त चाइना को जहाँ मतलब भारत को जहाँ चाइना को जवाब देना चाहिए उसके बरक्स हमारा देना चाहिए, उसके बरक्स बनाए। तो आप एज ए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम मेंबरान इस वक्त किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया अदा करूंगा और बिल्कुल ये शाहिद इकबाल साहब ने जिन तरीके से उनको सामने लाया है, मैं समझती कि जो हालात हैं हमें थोड़ा बहुत इसका जो माजी है वो भी जहन में रखना पड़ेगा। देखिए, गुज़श्ता 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो खिल भारत
کے وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور جہاز سے اس نے اپنے پروگرام کیے. ایک پروگرام تو حال ہی میں جو ہل کونسل والا ابھی شاید پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے انیشیٹ کیا. تو یہ ان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کیسے کشمیر کے اندر جو آواز ہے اس کو دبایا جائے، اور دنیا جو ہے تو ریکگنائز ہمارا مسئلہ ہے تو اس کو دنیا کو کیسے گمراہ کیا جائے. تو یہ ان کی بیسک پالیسی. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گزشتہ ایک سال سے کے اندر جو لاک ڈاؤن ہے وہ ایک دنیا کا ایک یونیک لاک ڈاؤن ہے. وہ لاک ڈاؤن آپ کووڈ-19 لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہ سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہ ایک ایسا لاک ڈاؤن ہے جس میں آپ کے تمام ابلاغ، تمام آپ کی فیسلٹی، انٹرنیٹ، یہ ساری پابندیاں ہیں. تو وہ چیز دنیا تک نہیں پہنچا سکتے جو وہاں ہو رہی ہے. لیکن میں اس چینل کی وساطت سے یہ کوشش کروں گا کہ جیسے پروفیسر صاحب نے بھی بڑی عمدہ طریقے سے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ایک بھارت جو ہے توسیع پسندانہ عزائم رکھنے والا ملک ہے. اب آپ نے شروع میں ہی کہا کہ اس کا ڈسپیوٹ صرف لداخ چائنا کے ساتھ نہیں، ایک تاریخ ہے. اب چائنا کے ساتھ بھی ان کی ہے اپنے ان کے جو وہ ان کا ماں ہے، اور بالخصوص اب کا بھی آپ دیکھیں، یعنی تمام کے ساتھ بھارت کا جو رویہ ہے وہ طیش رویہ ہے، وہ جھگڑالو والا رویہ ہے، وہ توسیع پسندانہ والا رویہ، اور اس میں ان کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ ہم قابض رہیں دنیا باقی پہ، ان کے قادوں پہ. تو کہیں اندر ہاں کے بعد پوری دنیا میں جہاں ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے، ایک مدد کے لیے سامنے آ رہے ہیں، کو فیسلٹیٹ حکومت کے تمام وسائل سامنے لا رہی ہے، وہاں کشمیر کے اندر بھارت نے اس کووڈ-19 کو بھی آراب بنایا ایک بنیادی، اور انہوں نے آپریشنل کر دیے. اور گزشتہ بالخصوص میں جو 5 اگست کے بعد جو گرفتار عمل میں آئی وہ انلمیٹڈ ہیں. وہ جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ 30,000 سے جوان جو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، پہلے ہی ان کو گرفتار کیا گیا. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی ایف آئی آر کے تحت گرفتار نہیں ہے، یعنی کسی بھی تھانے میں، کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر، کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی ان کو اٹھا کے کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ کہ حریت قیادت جو وہاں کی پولیٹیکل آرگنائزیشن گام ہے، اس کے جو تہاڑ جیل کے اندر دیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں اگر کوئی بزرگ سید علی شاہ گیلانی صاحب اسیری عمر میں وہ مطلب وہ بزرگ ہیں، اور ان کو بھی تقریباً سال سے اپنے گھر انہوں نے قید کر رکھا ہے. تو یہ صورتحال وہاں پر ہے. آپ میڈیا کا حال دیکھیں، میڈیا کو کوئی ایکسس نہیں ہے، آپ میڈیا ایکسپریشن وہاں پر نہیں، فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، آپ اپنی بات سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا کی جو بھی یا دنیا کے جتنے بھی کرنے والے ہیومن رائٹس کے لیے یا دنیا میں متحدہ لوگ جو گارنٹی کرتے ہیں مسئلے کو، اگر وہ کرنا چاہیے یا کوئی وزٹ کرنا چاہے، بھارت ان کو وزٹ کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے، دنیا کو اس طرف رکھنا پڑے گا کہ ایک 5 اگست کے بعد دیکھیں نا وائلیشن کی ہیومن رائٹ. 5 اگست میں انہوں نے یک طرفہ جیسے یک طرفہ انہوں نے اپنے فیصلے لیے، اور انہوں نے پہلے انہوں نے لاج جو ایگریمنٹ اس کو وائلیٹ. کافی عرصہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں نے میر وائز صاحب سے یا یاسین صاحب سے جب 6 سال کے ہمیشہ میں نے دیکھا ہی کہ ہمیشہ نہیں دیا جا رہا کہ آواز کو نہیں دیا جا رہا. اب وہ کیا لائے عمل لے کے آئیں گے، جو ہے آزادی حاصل جو ہے. بھارت نے جو بھارت حرب آزما رہا ہے یا اس کر رہا ہے، اس کی قیادت کو جو وہاں کی انڈیجنس کریکٹر ہے
दिया है, नजरबंद है, या तो जेलों बंद कर दिया है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप अपनी बात आवाज देखिए, जाहिर राय के लिए एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप किसी से नहीं हो सकते हैं। तो उसके अलावा उन्होंने काले कवानीन के तहत वो चीजें कर दी हैं, लेकिन अब आप देखें उनके उसके बाद अब उन्होंने कश्मीरियों की नस्ल कशी शुरू कर दी है, और ये 5 अगस्त के बाद उन्होंने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, और एक तरफा बायलेटर जो एग्रीमेंट से उनको वायलेट किया, जो पाकिस्तान के उनके साथ बायलेटर एग्रीमेंट से उनको वायलेट किया। उसके अलावा उनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये एग्रीमेंट था, ये स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उसको पहले पास करते तो फिर कोई अमेंडमेंट आती थी, लेकिन ये सारे उन्होंने दुनिया की परवाह बगैर एक फैसला लिया। उस फैसले के जो उनके तौसी पसंदाना एम है और जो उनका नक्शा है वो ये है कि वो एक डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं। अब आप देखें कश्मीर के 10 अजला में उन्होंने जो जमीनें फौजियों को दे, और जो उन्होंने एक इंटरस्टेट के नाम से ये एक उनको नाम दिया और वो अपने कब्जे में ले लिए। इस तरह से वहाँ मुख्तलिफ लोगों को आबाद करना चाहते हैं, गैर कश्मीरियों को, हिंदुओं को, बल्कि एक्स फौजियों को, क्योंकि इस लॉ के तहत सबसे बड़ा मामला है कि अगर आप 5 साल से जायद अरसे में वहां पर कोई रहा, बच्चे भी मुस्तफीद इस नए एक्ट से हो सकते हैं और वो वहाँ की जो स्टेट सब्जेक्ट है वो हासिल कर सकते हैं। और इस तरह से उनके ये प्रोग्राम्स हैं और वो तौसी पसंदाना अज़ाइम उनके अंदर हैं, कश्मीर के अंदर भी हैं और कश्मीर से बाहर भी हैं, लेकिन बिलखुसूस कश्मीर के अंदर एक मंसूब प्रोग्राम के तहत ये लाई अमल अपनाया है, जिसको कश्मीरी मजम्मत करता है और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस वक्त मजामत कर रहा है, खाली लाठियों से मजामत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत का ये जारियाना जो तरीकाकार है ये ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता है, क्योंकि दिल जो है वो आजाद लगे हैं, वो आज़ादी की सुबह तक इंशाल्लाह वो काम करते रहेंगे और अपना हक जो उनका है वो हक के रायदही का जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको दिया है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। शाहिद इकबाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप ज़ाहिर है आपसे जानना चाहूँगा, आप भी आए हैं वहाँ पे लोगों से मिलके भी आए हैं और आप ज़ाहिर है वहाँ के ग्राउंड के तमाम हालात को पे निगाह भी है और ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से भी आपकी बड़ी आगाही है, मीडिया से आप मुंसलिक भी रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि इश्तियाक हमीद साहब फरमा रहे हैं कि वो एक्स जो फौजी हैं उन्हें वहाँ आबाद करना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं 370 खत्म होने के बाद जो एक्टिविटीज वहाँ पे दिखाई दे रही है वो किस तरह की? जी, इन्होंने दुरुस्त फरमाया इश्तियाक हमीद साहब ने, बिल्कुल बजा फरमाया है ये कि जब इसराइल जो है ना, इसराइल अब डील इसको गाइड कर रहा है इंडिया को, जैसे उसने फलस्तीन में किया ना, आबादियां बसाई। इन्होंने कुछ साल पहले एक जो उनका अमरनाथ है ना, जिसको होली लैंड समझते हैं कश्मीर को, यानी अगर साउथ इंडिया के कुछ लोग 7 कदम आगे चल के वहां पूजा करते हैं अगर कोई उनकी कामयाबी मिल जाए, नो कश्मीर को उन्होंने ऐसा बनाया हुआ ना, उनको माइंडसेट बनाया कि दिस अवर होली लैंड। तो श्राइन बोर्ड में के तहत उन्होंने 30,000 कनाल जमीन पहले ले ली थी, ये कोई 8-10 साल पहले की बात है। फिर कश्मीर ने बिल्कुल बाहर निकले, मुजाहरे किए और अपनी जानें कुर्बान की, तो किसी तरह फिर वापस लिया। अभी भी यानी कि तकरीबन 30,000 के ज्यादा या उससे लगभग जमीनें जो है इंडियन आर्मी के कब्जे में है। अब इन्होंने जो ये किया सिर्फ इसराइल इन्होंने दिखाना है कि कुछ पंडित लोग भी जो कश्मीर के दिल्ली में रहते हैं, ये सारे मिलके ना अंदर इनकी बड़ी एजेंसियां काम कर रही है ना, वो डिवाइड एंड रूल के तहत रिश्वत देना, वो करना, ये करना, अपने एजेंट कायम करना। तो उस वाले से इन्होंने ये किया है कि हम पहले ही दिया करते थे कश्मीर में 90 साल के लिए लीज पे, यानी एक ब्रॉडवे होटल है जो, इस तरह के कुछ चीजें जो है शेख अब्दुल्ला ने दी थी, वो लीज था। लेकिन अब लीज खत्म करके, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अपनी थी, हमारा रमीज पैनल कोड अपना, अपनी सुप्रीम कोर्ट, सारा कुछ अपने लॉज इंडिया ने खत्म करके अब उसकी कोशिश है कि जैसे जम्मू में उन्होंने हॉलोकॉस्ट किया था, मुसलमानों को सुचीतगढ़ के थ्रू के पाकिस्तान भेजते हैं, उनका आदादुशुमार 2.5 लाख बताता है, हमारा आदादुशुमार बता रहा है कि 5 से 7 लाख मुसलमान जम्मू के मैसेकर किए गए और अगवा किए गई औरतें 17,000 के करीब मुसलमान होता, इसलिए कि जम्मू में वो उनकी थी, जिसमें सरदार पटेल भी शामिल था, महाराजा की बीवी थी, महारानी वगैरह, उस जमाने में 47 की बात मैं कर रहा हूँ, कि मुसलमानों को तो धकेल के हम इसको माइनॉरिटी बनाए।
اور اسی طرح کشمیر میں بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ اندرونی ہم سارا سسٹم جو ہے نا ایکس فوجیز ان کو ملا کے باقی لوگ جو ہے سارے ان کی فیملیز ہیں ان کو ملا کے یہاں پہ آباد کریں تاکہ یہ پھر بعد میں کہیں گے چلو رائے شماری کرو، رائے شماری کریں گے تو سارے یعنی کہ میجورٹی ان کی ہوگی ڈیموکریسی چینج کرنے کی. یہ بہت بڑا پلان ہے ان کا، اور یہ مودی کا الیکشن وہ تھا پلان، الیکشن میں ایجنڈے میں بھی تھا یہ. اب چونکہ وہ ہندوتا یعنی ہندو اسٹیٹ خود اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیک ٹو ہوم یعنی گھر واپسی کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا کہ پہلے آپ ہندو تھے مسلمان ہو کے واپس آ جاؤ. اب انڈیا میں جو لوگ جہاں جہاں مائنورٹیز رہتی ہیں نا ان کو زبردستی کیا جاتا ہے، ان کی عورتیں اٹھائی جاتی ہیں، مارا جاتا ہے کہ آپ ہندو بنو. اسی طریقے سے کشمیر میں بھی اب ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو میجورٹی ہے مسلم اکثریت کو تبدیل کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے وہ حتی الامکان وہ اپنے ایجنڈے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم جو کہتے ہیں اب جیسے کل پرسوں انہوں نے کشمیر میں بھی 50-60 کے قریب اور جموں میں 50-60 کے قریب شراب خانے اوپن کرنے کی انہوں نے اعلان کیا ہے انڈیا نے. ہم نے کہا کہ جو کشمیری مسلمان کم سے کم شراب کی دکان کھولے گا تو اس کو وہاں ہی اڑا دو، اس سے سوشل بائیکاٹ کرو. جو شراب پیے، برائی کرے، باقی چیزیں کریں، انڈین فلموں کو پروجیکٹ کرے، انڈین جو فلم کا نا بالی ووڈ کلچر اس کو انہوں نے پروموٹ کیا میوزک کے تھرو، ناچ گانا شروع کر دیں، فلمیں دیکھنا شروع کر دیں، ان کو اپنا جو آزادی کا جذبہ ختم ہو جائے. وہ حتی الامکان میں کوشش کرے. لیکن ہمارے کشمیری ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پتھروں کے ذریعے باقیوں کے ذریعے اس کا اپنے مسجد میں اعلان کریں گے، مساجد میں، کہ یہاں شراب کی دکانیں نہ کھولی جائیں، جو کھولے گا وہ مار کھائے گا. دوسرا یہ کہ جہاں بھی کوئی زمین خریدنے آئے گا، جو زمین اس کو بیچے گا اس کو سزا ملے گی. جو کشمیری مسلمان باہر کے بندے کو زمین بیچے گا اس کو سزا ملے گی. اور جو کسی کو اسی طرح بسانے کی کوشش کر اس علاقے میں، ان کو اپنے دیکھ رہے ہیں ان کی 10 لاکھ فوج کنٹرول نہیں کر رہی ہے. اب جب وہ لوگ آ کے وہاں بسیں گے تو کیسے اپنی زندگی گزاریں گے؟ ان کے لیے بھی ایک وارننگ ہے انڈین سٹیزنز کے لیے کہ ان میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں سول سوسائٹی میں، ڈاکٹر امرتا رائے ہیں، باقی لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جو بولتے ہیں کشمیر کے لیے. ہم ان کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ کشمیر میں زمین لینے کی غلطی کوئی نہ کرے، وہاں آباد ہونے کی غلطی نہ کرے، وہ سمجھو اس کے لیے جہنم ہوگی. یہ ہماری ایک وارننگ ہوگی ان کے لیے. اچھا پروفیسر صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے جب دیکھا جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا اسرائیل کا، جب اسرائیل آباد کیا ہو رہا تھا تو اس وقت ظاہر سعودی گورنمنٹ اور وہاں کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. بالکل اسی طرح ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای والا اور اس طرح کی جو ممالک ہیں وہ 370 ختم ہونے کے بعد وہاں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ مسلم ممالک جو اس طرح کا ساتھ دے رہے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک اسرائیل تو ظاہر ہے، ایک اسرائیل تو ہم نے بنتا ہوا دیکھ لیا، کیا کشمیر کو بھی اسی پیٹرن کے اوپر بدلنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ مسلمان کیوں اس طرح سے کا اعلیٰ بن رہا ہے، اس کو کس طرح وہ ان کی بےحسی اور بےغیرتی ہے کہ جو گجرات میسیکر میں آپ نے دیکھا کہ بچے جو پیٹ میں تھے نا، پریگننٹ عورتیں، ان کو نیزوں کے ساتھ کاٹ کے مارا گیا، شراب پی کے گھر جلایا گیا، زندہ جلایا گیا. بلکہ جو منسٹر تھا وہاں پہ مسلمان، اس نے اس کا کیس لڑنے کے اس کو گھر میں جلا دیا گیا. تو کیا مسلمان سو کارڈ جو اس کا انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں وہ نام نہاد ہیں، ان کی بیویاں یہودی اور نصرانی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب جب سے انڈیا میں لنچنگ ہوئی نا مسلمانوں کی، یعنی ایک اعداد و شمار کے مطابق پر ڈے 2000 مسلمان انڈیا میں لنچنگ ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں پر ڈے. تو یہ جب مڈل ایسٹ میں چیز پھیلی، اب تھوڑا تھوڑا یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں. لیکن وہ اسرائیل کیا نا، گریٹر اسرائیل عرب کوئی اس کا نقشے میں ہے، وہ جو دجال نے آنا ہے، ساری چیزیں آنی ہے، معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں یا اس کے دشمن کے ساتھ ہیں. یعنی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ان کو بتانا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ ان کے ساتھ تلواریں دے رہے ہیں، آپ ان کو تحائف دے رہے ہیں. اپنے 12 سے 14 لاکھ کے کتنے ہندو عرب کنٹریز میں ہیں. تو کچھ لوگوں نے جیسے کویت سے اور بحرین وغیرہ سے کچھ کو نکالا گیا ہندوؤں کو، لیکن اوور آل انہوں نے اپنی بزنس بنایا ہوا، انہیں اپنے تعلقات بنائے، وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں. یعنی ان کو دماغ میں یہ ہے نہیں ہے کہ اس لیے اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں نسیم وانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ پروفیسر اقبال صاحب نے بھی، شاید اقبال صاحب نے بھی کہا، تو یہ جو ایک طرف تو یہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ اسرائیل پیٹرن کے اوپر کشمیر کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے ہی ملکوں کی، ہمارے مسلمان ملکوں کی آ رہی ہے. دوسری طرف وہاں پہ ان کو پروموٹ بھی، جو ہندو لوگ ہیں انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، انہیں مندر کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے. تو اس سے کتنا ہمیں نقصان کشمیر کاز میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کس طرح سے دیکھتی ہے یہ 370 ختم ہونے کے بعد؟
جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز نہیں آ رہی جی مجھے۔ نسیم وانی صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے پروفیسر شاہد اقبال صاحب نے بتایا کہ کیسے کس طرح کے حالات ہیں یہ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال سے آواز نہیں پہنچ پا رہی، تو اشتیاق حمید صاحب کی طرف جاؤں گا۔ اشتیاق حمید صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے پروفیسر شاہد اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی پیٹرن کے اوپر جو ہے کشمیر میں ڈیوائڈ اینڈ رول کا سچویشن بنائی جا رہی ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں ہمارے ہی مسلمان ممالک ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ اس طرف آ رہی ہے، اور ایک طرف یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب مندر کھولے جا رہے ہیں اور ان کا افتتاح کروایا جا رہا ہے، تو کتنا نقصان پہنچے گا اس تحریک کو جو کشمیری کی تحریک ہے، اس کو کشمیری کی تحریک ہے؟ دیکھیں یہ واقعی ایک ان کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہے، بس ایک اکٹھے چل رہے ہیں، جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے ان کا جس طرح انہوں نے مشترکہ کارروائیاں کی ہیں بیت المقدس کے حوالے سے دوسرا، اور بالخصوص وہ کشمیر کی سرے سے ہی ان کی ایجنسیز اور ان کو پورا وہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور انہی دیے ہوئے پروگرام کے تحت وہ سارا وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کس چیز کی طرف دیکھ رہی ہے؟ کیا دنیا ان حالات میں بھی انویسٹمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے یا امن کو دیکھ رہی ہے؟ تو میرا یہ ماننا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کسی بھی سے دیکھیں لیکن وہ پیس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں یا آپ کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں دنیا کو محبت سے اور پیار سے ایک پیس کی طرف چلنا چاہیے، کیونکہ ایک میں آپ نے ایک تحت ایک لاج کیا ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے، بھارت جو ہے اس کا ایک چہرہ ڈیموکریٹک دنیا کے سامنے ایک ڈیموکریسی کے نام سے اس کے جو پذیرائی دنیا میں ملی وہ ڈیموکریسی کے اعتبار سے ہوئی ہے کہ انڈیا ایک ملک ہے، لیکن مودی کے آنے کے بعد ایک ہندوتا حکومت نے ساری چیزیں مسک کر دی اور دنیا کو ایک پیغام مل چکا کہ یہ ایک ہندو اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے بالخصوص اور دنیا کے لیے بالعموم یہ ایک چیلنج ہے کہ جو ایک مذہب کے نام پہ ایک ہندوتا ایک تصور لے کر قتل و غارت، آپ دیکھیں اس مودی کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو گجرات سے لے کر جو پروفیسر صاحب پوری طرح بتا رہے تھے کہ اس طرح کے چیلنجز وہاں کے مسلمانوں نے کیے ہیں، اور صرف یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بھارت کے اندر رہنے والے سکھوں کے خلاف، بھارت میں رہنے والے عیسائیوں کے خلاف اور دلتوں کے خلاف اور دوسری جو ہے ان کے خلاف بھی انہوں نے جنگ کی ہے۔ ان کے ذہن میں صرف یہی ہے کہ یہاں صرف ہندو رہ سکتا ہے۔ اب یہ دنیا کو دیکھنا چاہیے اور بالخصوص ہماری اسلامی ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ بھارت جو ایک ہندوتا کے نام سے اور باقی مینورٹیز کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، تو لہٰذا اس میں وہ غور کر کے آئندہ یہ سوچے کہ کس طرح اس خطے کو بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے بھارت اس میں کامیاب ہوگا، کیونکہ بھارت کے اندر بھی بہت ایسی مؤثر آوازیں ہیں جو خود بخود وہاں کی بڑی سیاسی جماعتیں، وہاں کے دانشور وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر ایک کانفلکٹ ہونے والی ہے، بھارت خود ایک حالت جنگ میں جائے گا، اور بھارت کے وہ لوگ جو دنیا میں ان کی سابقہ تھوری ڈیموکریسی کو لے کر چلے تھے اور یہ جو ہندوتا تھوری دوسری ہے، یہ آپس میں متصادم ہوگی۔ میرے خیال میں یہ نہ صرف ہندوستان بھارت کا بلکہ اس خطے میں اس کے منفی اثرات پڑیں گے، تو لہٰذا پوری دنیا کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص وہ گارنٹر جنہوں نے کشمیر کے حوالے سے گارنٹی دی ہے کہ وہ ادارے پوری طور پر انہیں ایک قدم اٹھانے گے۔ نسیم وانی صاحبہ، آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے جانوں گا اس کے حوالے سے، جی کیونکہ جو بات ہماری چل رہی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ہمارے ممالک ہیں مسلمان ممالک، ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے سفارتی سطح پہ جا کے OIC میں جا کے اس آواز کو بلند کریں کہ بھئی یہ اس طرح سے 370 ختم کر کے اس طرح تحریک آزادی کشمیر کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے ہم آواز بلند کر سکتے ہیں تاکہ یہ لوگ رکیں اور ان کی انویسٹمنٹ رکے،
ایک دفعہ دوبارہ سے مطلب اسرائیل کی طرز کا کوئی حصہ نہ بن پائے کشمیر. تو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس بات کو کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں حکومت پاکستان کے ذریعے OIC میں آواز اٹھانے کے حوالے سے, اور سفارتی سطح پہ ہم کس طرح سے اس چیز کو روک سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے جو زمینوں کا مسئلے ہیں وہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کی روکی جا سکے عرب ممالک کی. جی بہت شکریہ. دیکھیں بارہا ہمارے وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب نے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پروگراموں میں, مختلف پلیٹ فارم میں, انہوں نے بارہا کہا ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے نا آگے لایا جائے اور کشمیریوں کو کشمیر ایشو پہ بات کرنے دیا جائے. جس طریقے سے کشمیری اپنے کشمیر کے ایشو کے حوالے بات کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. جو درد کشمیری رکھتے ہیں کشمیر کاز کے حوالے سے وہ کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا. بارہا ہم نے ریکویسٹ کی ہے حکومت پاکستان کو کہ مختلف پلیٹ فارموں میں جہاں آپ پاکستانی مندوبین کو بھیجتے ہیں, پاکستانی اسپوکس پرسن کو بھیجتے ہیں, وہاں آپ کشمیری قیادت, کشمیری کے جو ایکچوئل جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ اپنی زبانی دنیا میں کشمیر کی بات کر سکے اور اس درد کو, اس شدت کے ساتھ بیان کر سکے تاکہ دنیا اس طرف متوجہ ہو. انفارچونیٹلی اس بات کو کہنے میں مطلب مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جو تقریر کی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں وہ تو بہت عمدہ تھی, نو ڈاؤٹ ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ ایک سرد مہری سی چھائی رہی ہے. میں تو آپ کو یہاں پہ برملا کہوں گی کہ ہماری پالیسی میں مسلسل چینج آیا ہے, ہمارے موقف میں چینج آیا. ہمارا موقف کیا تھا کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر ہماری شہرہ ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہا گیا کہ ہم 100 سال تک کشمیر کے لیے لڑیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی حکومت کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ ہم کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کریں گے. اور اب تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کریں. تو یہ تو رویہ ہے, یہ تو سیریسنس ہے. اس سیریسنس کے ساتھ آپ کشمیر کاز کو اس طریقے سے لڑ نہیں سکتے. ایک طرف سے آپ ہندوستان کو دیکھیں کہ وہ کس حد تک جا رہا ہے. اس نے اپنی تمام تر توانائی, تمام تر سورسز اس بات کو اس پہ لگا دیا ہے کہ وہ کشمیر کو اپنا جو ہے نا اٹو ڈنگ ثابت کرنے پہ, جو کہ غلط ہے, جو کہ رانگ ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے منافی ہے, اس کے باوجود اپنے جھوٹ پہ اڑا ہوا ہے اور اس کے لیے اپنی تمام تر سورسز, تمام تر توانائیاں لگا دی. دوسری طرف ہم ہیں جو کہ ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ بیکورڈ ہو رہے ہیں. ہم اس طریقے سے کشمیر کاز کو اب ڈیفینڈ نہیں کرتے جس طریقے سے ہم کبھی کرتے تھے. میں تو یہ بات اسمبلی کے اندر بھی کر چکی. مجھے اس بات کو کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ہم نے کشمیر کیس کو اس طریقے سے لڑائی نہیں جس طریقے سے ہمیں لڑنا چاہیے تھا. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر ہماری نئی جنریشن کو اگر آپ دیکھیں, ہماری نئی جنریشن میں تو اب کشمیر کے حوالے سے وہ شعور بھی نہیں ہے, وہ سینس بھی نہیں ہے. اگر موسٹ آف دا ٹائم آپ ان سے پوچھیں ان کو معلوم بھی نہیں کہ کشمیر کاز ہے کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری میڈیا پہ اس طریقے سے کشمیر کے حوالے سے بات نہیں ہوتی. ہمارے کورس کی کتابوں میں اب کشمیر کے حوالے سے وہ بات نہیں ہوتی. دوسری طرف ہم کشمیریوں کو دیکھیں, ہم مقبوضہ کشمیریوں کو آپ دیکھیں کہ ہم ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم 70 سال پہلے جہاں سے شروع ہوئے تھے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ شدت کے طور پہ کھڑے ہیں. آج ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بچوں کو دیکھیں, ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں, ہمارے بزرگوں کو دیکھیں, ہمارے خواتین کو دیکھیں, اور کس شدت سے, کس توانائی کے ساتھ پاکستان کا کیس لڑ رہے ہیں. ہم کس بات کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم کشمیر کس بات کے لیے لڑ کے کشمیر بنے گا پاکستان. وہ لوگ تو وہ ہمارے نوجوان تو آج جب ان کو شہید کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے پاکستان کی پرچم میں دفن ہوتے ہیں. یہ تو وہ ثبوت دے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ محبت کا. وہاں کے لوگ ایک انچ بھی اپنے موقف سے نہیں لے رہے. البتہ ہم سب اپنی اپنی وقتی ضروریات کے تحت, اپنے اپنے مفادات کے تحت موقف بدلتے رہے. اس بات کو کرنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہے, کوئی آر نہیں ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا جو حق کشمیریوں کا تھا. جس طریقے سے یہ پیغام کشمیریوں کے لیے کافی نہیں تھا کہ اگر آزاد کشمیر میں ہندوستان حملہ کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, جبکہ انڈیا تو کشمیر پہ حملہ کر چکا ہے. انہوں نے تو ہماری وحدت توڑ دی ہے, ہمارے تشخص کو ختم کر دیا ہے, ہماری شناخت کو ختم کر دیا ہے.
تو اس मौक़िफ़ ने जितना नुकसान कश्मीर कॉज को पहुंचा है उतना तो 70 साल के जुल्म और सितम ने भी हिंदुस्तान के कश्मीर कॉज को नुकसान ही पाया। एक कौम को डिवाइड करना ये कहाँ की अक्लमंदी और दानिशमंदी है। बहसत कश्मीरी बेटी के ये मेरा भी सवाल है अपनी हुकूमत से, अपनी पाकिस्तानी कौम से, अलबत्ता जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम का ताल्लुक है एक सवाल मेरा उनके लिए जो है ना वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। वक्त आए तो इंशाल्लाह वो ये साबित भी कर देंगे किसी फर्द वाहिद मौक़िफ़ से हटने से कौम जो है ना मौक़िफ़ से नहीं हटती। एक सवाल मेरा आपसे और है और एक छोटा सा वक्फा है, ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहूंगा। एक तो ये सॉरी जो आपकी आवाज कम है कश्मीर कमेटी के हवाले से कि कश्मीर कमेटी के जो पहले सरबराह रह चुके हैं, ज़ाहिर उनसे बड़ा नुकसान हुआ कश्मीरी कॉज को, और अब तक मुझे नहीं पता कि कोई कश्मीरी कमेटी का अगर चेयरमैन है तो वो उनकी क्या एक्टिविटीज हैं वो सामने नहीं आ रही। इस पर थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। एक मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे यही से इस बात को जोड़ेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी